गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का द सिटी टॉपर परिवार में स्वागत है। मैं प्रदीप राजपूत आप लोगों की हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे उनकी तैयारी करवाऊंगा अपने इस चैनल पर द सिटी टॉपर पर। हमने डिसाइड किया है कि आप लोगों को जितने भी प्रश्न हिस्ट्री से आएंगे, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट या फिर यूपीएससी या फिर पीसीएस एग्जाम में पूछे जाते हैं, और बाकी और भी जो छोटे स्तर के एग्जाम हैं, चाहे वो पीएटी हो, चाहे वो टीईटी हो, चाहे वो जो है किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाले प्रश्न हो, उन सब की तैयारी आपकी यहीं से होगी। यहाँ पर आप लोगों को हर एक वीडियो में 25 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उन 25 क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन भी दी जाएगी, और इस प्रकार हम आप लोगों के लिए लगभग 5000 से ज़्यादा प्रश्न हमारे पास तैयार हैं, जिनको डे बाय डे आपको दिया जाता रहेगा। यह हमारा पहला वीडियो है, पहला प्रैक्टिस सेट है जिसमें आपको इतनी जानकारी दी जा रही है। इसके बाद में किसी भी प्रैक्टिस सेट में आपसे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स के अलावा किसी प्रकार की बातचीत नहीं की जाएगी, ताकि आपका जो है बहुमूल्य समय बर्बाद ना हो। ठीक है, तो आप लोगों को जो है लगातार इस प्रैक्टिस से जुड़े रहना है। हम आपसे इतनी अपेक्षा जरूर रखेंगे कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और अपने हर एक ऐसे दोस्त परिचित के पास पहुंचाएंगे जो किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपना योगदान दे रहा है, उसकी तैयारी कर रहा है, उसमें सफलता पाने का इच्छुक है। ऐसे हर एक व्यक्ति तक आप इसे जरूर पहुंचाएं। यहाँ पर हम अपनी अपेक्षाएं आपको बता रहे हैं कि अगर चैनल जल्दी से ग्रो करता है तो आप लोगों के लिए उतनी जल्दी वीडियो मिलते चले जाएंगे, क्योंकि आप खुद समझदार हैं, बड़े हैं, नौकरी की तलाश में हैं। तो आप इतना समझते हैं कि अगर चैनल ग्रो नहीं हो पाता है तो हमें भी उतना ज़्यादा यहाँ से प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, तो हमारा खुद भी उतना मन नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर चैनल की ग्रोथ अच्छी दिखती है तो आप लोगों की ग्रोथ के लिए द सिटी टॉपर परिवार हर संभव प्रयास करेगा। अभी फिलहाल हम कंपटीशन के वर्ल्ड में हिस्ट्री से शुरुआत कर रहे हैं और इसके बाद हर एक सब्जेक्ट को धीरे धीरे इसमें शामिल करेंगे। और आपने देखा ही है कि हर एक पेपर में प्रीवियस ईयर से पूछे हुए प्रश्नों की संख्या ज़्यादा होती है, लेकिन हमें करना क्या होता है, हमें हर प्रकार के जितने भी कंपटीशन होते हैं उन सब के क्वेश्चंस को तैयार करना होता है, ना कि केवल एक के। जब अगर हम एक के ही करते हैं तो हमें वहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर हम उससे बड़े स्तर और उससे छोटे स्तर के भी पेपरों की तैयारी कर लें तो हमारे पास एक इतनी बड़ी श्रृंखला हो जाती है प्रश्नों की, जैसे कि हम आपको देंगे और कोशिश करेंगे इससे भी ज़्यादा, यानी 5000 से भी बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको दिए जाएं। तो ठीक है, अब हम आपका समय ज़्यादा अधिक बर्बाद ना करते हुए हम अपने वीडियो को शुरू कर रहे हैं। और मैं आपको यहाँ से आपसे एक रिक्वेस्ट भी करूँगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, और अगर बहुत अच्छा लग रहा है तो अपने सभी दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि जितना आप हमें बढ़ाएंगे उतना ही हम आपको ज़्यादा पढ़ाएंगे। तो इसी नारे के साथ हम अपने वीडियो को आज शुरू करते हैं, और वीडियो के बीच में कहीं पर भी आपको किसी तरह का अपने चैनल को लेकर के प्रमोशन के बारे में नहीं मिलेगा और आगे के वीडियोज़ में भी नहीं मिलेगा। तो पहला प्रश्न इस समय आपके पास स्क्रीन पर है। अब आपको स्क्रीन पर देखना है, मेरी तरफ नहीं देखना है, क्योंकि मुझे अपने लैपटॉप पर देखना पड़ेगा। ठीक है, और आप केवल स्क्रीन पर देखेंगे। स्क्रीन पर आपको प्रश्न दिखाई देंगे, उनके उत्तर बताए जाएंगे और साथ ही साथ उनकी व्याख्या भी होगी। तो पहला प्रश्न आपके लिए है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में से कहाँ से जल भंडारण के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और आपके लिए ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी बनावली और ऑप्शन डी चनहुदड़ो। यहाँ पर आपको एक काम और करना है, आपको अपने हर एक क्वेश्चन का आंसर मेरे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में लिख देना है। यदि आपको लगता है कम समय मिल रहा है तो वीडियो को आप पॉज करें, ठीक है, या फिर स्पीड कम करके इसको देखें, क्योंकि ऐसा करने से ही आपकी प्रिपरेशन होगी। सिर्फ और सिर्फ रामायण की तरह सुन लेने से आपकी प्रिपरेशन नहीं होने वाली है, इस चीज को आपको अच्छे से समझना होगा। और यदि आप ऐसा करते हैं, मेरी बात मानते हैं, क्योंकि जो लोग मेरी बात मानते हैं मैं आपको यकीन दिला के बता सकता हूं, वो खुद कमेंट बॉक्स में लिखेंगे भी, बहुत सारे ऐसे लोग उन्हें सफलताएं मिली हैं, बहुत अच्छा स्कोर किया है। ठीक है,
तो आगे हम बात करते हैं अब इसके आंसर की। तो इतनी देर में आपने अपना आंसर लिख भी दिया होगा। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, लोथल। आइए इसको हम व्याख्या से समझते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, लोथल। जल भंडारण का साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुआ है और लोथल हड़प्पा सभ्यता का एक मुख्य स्थान है। मैं आपको पूरा पढ़ के बता रहा हूं और रिटर्न कंटेंट भी आपको यहाँ पर उपलब्ध हो रहा है। ऐसा जो है द सिटी टॉपर परिवार आप लोगों के लिए कर रहा है ताकि आपका कम समय बर्बाद किए हुए आपको अधिक से अधिक डेटा मिल सके। तो ये एक बंदरगाह है। बंदरगाह से जो है कई प्रकार के हमें और भी उदाहरणार्थ चीजें मिली हुई है, ठीक है। और यहाँ पर बंदरगाह का एक नमूना इस जगह से मिलता है। लोथल खंबात की खाड़ी में स्थित है, गुजरात के अंदर, और ये भोगवा नदी के किनारे स्थित शहर है। लोथल से प्राप्त गोदी, गोदी मीन्स डॉकयार्ड यानी गोदीवाड़ा, इसके साक्ष्य पूर्व विकसित बंदरगाह होने की सूचना भी देते हैं। यानी कि जब दुनिया में और कहीं पर भी या और स्थानों पर इस तरह के बंदरगाह नहीं हो पाते थे, उस समय इस क्षेत्र में इस बंदरगाह की स्थिति यहाँ पर ये स्थापित करती है कि यहाँ के लोगों की दशा, स्थिति और उनकी तरक्की किस स्तर की रही होगी। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर हैं और आपसे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना की। इस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं, इसलिए बहुत अच्छे से आपको समझना है और हम आपको हर किसी का भी बताएंगे। और व्यक्ति जो बाकी ऑप्शन है यानी 4 में से कोई एक तो सही होगा और जो बाकी 3 हैं उनके बारे में बताएंगे कि वो किस चीज के लिए जाने जा रहे हैं, ताकि अगली बार आपको अगर ऐसा प्रश्न मिले तो आपको उसमें किसी प्रकार की दिक्कतें ना आए। तो ऑप्शन ए में दिया गया है जेसी बोस, या फिर ऑप्शन बी मेघनाथ शाह, या फिर ऑप्शन सी होमी भाभा, या फिर ऑप्शन डी महेंद्र लाल सरकार। और इसमें से आपको अपना करेक्ट आंसर बताना है। अब आपका करेक्ट आंसर इसमें से क्या होगा, मेरे बताने से पहले आप जरूर लिख दें। इसका करेक्ट आंसर है महेंद्र लाल सरकार, ठीक है। तो महेंद्र लाल सरकार ने यहाँ पर इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना की थी। आइए व्याख्या से हम और समझ लेते हैं। तो देखिए, इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना करने का श्रेय महेंद्र लाल सरकार को जाता है। अगर हम जेसी बोस की बात करें तो ये कैस्क्रोग्राफ के लिए जाने जाते हैं। अगर हम मेघनाथ शाह की बात करें तो इन्होंने सन 1920 में आयनाइजेशन इक्वेशन की खोज की थी। और जहांगीर भाभा बहुत ही प्रसिद्ध आदमी है, आप जानते हैं इनको अच्छे से। इनके ये जाने जाते हैं परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए, यानी इनके द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। चलिए अगले प्रश्न पर है हम लोग और अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। ये प्रश्न आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक प्रश्न में आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं, इसलिए ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप नजरअंदाज ना करें। तो आपके लिए इसमें ऑप्शंस में देखिए क्या दिए गए। पहले हम जो है कुछ कंटेंट को पढ़ते हैं। तो एक दिया गया है इंडिका, आपको पता होगा इंडिका किसने लिखी है, मैगस्थनीज ने। कमेंट बॉक्स में लिख करके बताते जाएं। ऋग्वेद, इसके बाद अर्थशास्त्र यानी अर्थशास्त्र कौटिल्य, या हम कह सकते हैं विष्णुगुप्त, ठीक है, चाणक्य और त्रिपिटक। तो इनकी आपको बताना क्या है कूट के हिसाब से कि इनका जो है काल अनुक्रम आपको बताना है कि पहले कौन सा लिखा गया था। अब देखिए आपके पास ऑप्शंस दिए गए, तो आपको जो है ये पता होना चाहिए कि ऋग्वेद जो है इसमें से सबसे पहले इसकी स्थापना होती है। यानी कि इसको करने का तरीका भी आप समझ लीजिए। अगर 2 जो है आपको लगता है कि सबसे पहले आएगा, यानी कि आप इसमें देखें 2 किस में, तो आपको 2 बी में मिलेगा और डी में मिलेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी तो कट गए, हमने एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। इसके बाद जो है अगला अगर हम बात करें तो ऋग्वेद के बाद में क्या हुआ होगा, तो बुद्धिज्म आया था, यानी कि त्रिपिटक लिखी गई होगी, ठीक है। अब त्रिपिटक को अगर हम देखें तो इसमें आपको डी में ऑप्शन नंबर जो पार्ट बी में है, यानी कि ऋग्वेद के बाद में त्रिपिटक मिलता है, जबकि इसमें जो है इंडिका है, तो ये भी कट गया। यानी कि करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, डी। आइए व्याख्या में हम इनका जो है काल भी देख लेते हैं, किस काल में इनकी स्थापना की गई थी। तो ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व के बीच में लिखी गई थी। त्रिपिटक 294 ईसा पूर्व के आसपास इसको जो है इसको संकलित किया गया था। अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा लिखा जाता है 300 ईसा पूर्व में, जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था।
और इंडिका जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान या सेलुकस को हराने के बाद में उसका राजदूत मेगस्थनीस चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में आता है, तब जाकर के इसको लिखा जाता है, यानी 302 से 298 ईसा पूर्व के आसपास में इसको लिखा गया था, क्योंकि इन्हीं जो है 4 साल के लिए ये यहाँ पर भारत में और चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में रहा था। लेकिन इसका अस्तित्व अब हमें नहीं मिलता है। इसका जिक्र हमें जो है और बहुत सारे हिस्टोरियन की किताबों में मिलता है, जैसे स्ट्रैबो है, जैसे पालिनी है, ठीक है। इस तरह से इनके जो है इतिहासकारों के किताबों में इसका जिक्र मिलता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, डिटेल में पढ़ने का फायदा यही होता है कि हमें एक चीज के साथ साथ और बहुत सारी चीजें पता लगती हैं। अगला प्रश्न भी आपके लिए इसी प्रकार जो है काफी मुश्किल हो सकता है, लेकिन आसान होता है, ठीक है। कैसे इसको करना है हमें मैच, बस आपको समझना है, कंसेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो पहला जो है आपके लिए लिखा है सिंधु और दूसरी तरफ शहर। देखिए नदी है और शहर है, इनको आपको मैच करना है। अगर आप देखें सिंधु नदी के किनारे कौन सा शहर स्थापित है, तो इन ऑप्शंस में अगर हम देखेंगे तो सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो है। अब आप देखें ए का सेकंड, यानी इसमें ए का सेकंड आपको किस किस में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी में मिलेगा, ठीक है। यानी कि अब आपके 2 ऑप्शन कट, ठीक है। बार बार मैं क्रॉस नहीं इसमें लगा रहा हूं क्योंकि इससे थोड़ी सी लेथन जैसी हो जाएगी स्क्रीन पर, तो हम जो है आप समझ लो। अब ए और सी में हम देखेंगे। इसके बाद रावी नदी, रावी नदी आपको पता है ये कहां पर है, तो सॉरी रावी नदी के किनारे कौन सा इनमें से शहर स्थापित है, तो वो है आपका हड़प्पा, ठीक है। तो अब हम इसके बाद में देख लेते हैं, तो बी का 4, यानी कि इनमें से अगर आप देखें तो बी का 4 आपको किस पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए पर। और प्रश्न मुश्किल नहीं है तो हम घग्गर से भी मैच कर लेते हैं, यानी घग्गर जो है ये कहां पर मिले, घग्गर नदी पे कौन सा शहर है, तो आप देखेंगे घग्गर नदी पे जो शहर है वो है आपका कालीबंगा राजस्थान में, और सतलज पर रोपड़। तो अब आप देखो मैच कर गया, जी हाँ बिल्कुल मैच कर गया। इसको सी कर लीजिए, सी ही है ये। चलिए, तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। अब हम इसकी व्याख्या में देख लेते हैं। तो देखो सिंधु नदी, मोहनजोदड़ो, रावी नदी, हड़प्पा, घग्गर नदी, कालीबंगा, सतलज नदी, रोपड़, कितना आसान है। ये कहीं से मुश्किल नहीं होता है, ठीक है, कहीं से मुश्किल नहीं होता है। बस आपको जो है एक पढ़ाने वाले, एक आपको मेंटर की जरूरत है, जिसके तौर पर जो है मैं आपके लिए उपयुक्त हो सकता हूं, अगर यदि आपको लगता है तो। और लगातार अगर आप जुड़े रहेंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। रोज सुबह जो है 10 बजे आपको एक वीडियो मिलेगा 25 क्वेश्चंस का, और इस तरह से आप समझिए अगर आपने जो है 100 दिन इसके साथ दे दिए तो आपके 2500 प्रश्न तैयार, ठीक है, 2500 प्रश्न तैयार। और आप इस वीडियो को तब तक रिपीटेड देखते रहें जब तक कि आपको वो 25 क्वेश्चंस तैयार ना हो जाएं। फिर आप अगले वीडियो को देखें, फिर अगले वीडियो को देखें, 5 दिन बाद फिर रिपीट करें, ठीक है। इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, और ये भी थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन मुश्किल नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए, कार्नेलियन बियार्ड को मैच करना, इससे ताम्र, अरिकामेडु, ताम्रलिप्ति, और इस तरफ जो है जगहों के नाम है बंगाल, बंदरगाह, हड़प्पा, राजस्थान। ओके, अब आपको जो है बताना है किसके साथ है, तो मैं आपको बताता हूं, आसान से चलते हैं। आसान क्या है, मुझे लगता है ताम्रलिप्ति को अगर आप मैच करें तो ताम्रलिप्ति जो है बंगाल में एक बंदरगाह हुआ करता था, ठीक है। इसके साथ मैच कर लिया। अब इसको इसमें से देख लेते हैं, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा जल्दी कर देता हूं, नहीं तो जो है ज्यादा समय लग जाएगा। अरिकामेडु जो है ये एक बंदरगाह का नाम है, तो इसको इसके साथ मैच कर लिया। ताम्र, ये कहाँ पे इसकी उत्पादकता मिलती है, राजस्थान में, इसको इसके साथ कर लिया। बचा कार्नेलियन बियार्ड, बीड, जो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन बीड हमें इसके साक्ष्य मिले हैं। इसके साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं, हड़प्पा से मिले हैं। तो इस तरह से ये आपका जो है मैच हो गया। अब देखो कार्नेलियन बियार्ड ए का थर्ड, देखो इसमें ए का थर्ड कहाँ पर है, ये रहा डी वाले में, ठीक है। अब एक ही है तो ये मैच हो गया, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल है इसलिए जो है इसको जो है पहले में ले लिया है ना, ताकि कंफ्यूज किया जा सके। इसके बाद देखो ताम्र कहाँ पर है, राजस्थान में, 4 आ गया। अरिकामेडु कहाँ पर है, अरिकामेडु एक बंदरगाह है, तो 3 आ गया। ताम्रलिप्ति बंगाल में है, इस तरह से मैच हो गया। हुआ कि नहीं, आसान है कि नहीं। और यहाँ पर आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपने एक प्रश्न तैयार किया, यहाँ पर आपके 4 प्रश्न तैयार हो गए, ठीक है ना। चलिए अब इसकी थोड़ी सी व्याख्या में देख लेते हैं। तो व्याख्या में भी मैंने तैयार कर रखा है। कार्नेलियन बियार्ड हड़प्पा से मिले हैं, ताम्र राजस्थान से मिलता है, अरिकामेडु बंदरगाह का नाम है, ताम्रलिप्ति एक बंदरगाह है जो बंगाल में है। चलिए आगे इसके बाद बढ़ते हैं। फिर से ऐसा ही एक प्रश्न,
ठीक है, फिर से ऐसा ही एक प्रश्न, और ये प्रश्न आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन मुश्किल अगर तैयार कर लिए तो आसान से क्या घबराना, है ना। अगर मुश्किल आपको आ जाएंगे तो यहाँ पर एक तरफ आपको जो है हिस्टोरियंस हैं और सारे के सारे विदेशी हिस्टोरियंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है इनके द्वारा लिखी गई किताबें हैं। तो चलिए इसको जो है हम जरा सा मैच करके देखते हैं। तो अगर आप इसको मैच करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, पहला है डेविड आर्नोल्ड, फिर है डेविड लुडेन, डेविड आर्नोल्ड और डेविड लुडेन, आपको इससे मैच करना है, और डेविड पेज और C.A. वैली। तो आप इसको जब मैच करेंगे तो देखो, जैसे डेविड आर्नोल्ड हैं, डेविड आर्नोल्ड जो है जाने जाते हैं यहाँ पे दी कांग्रेस इन तमिलनाडु। आप इससे जरा मैच करके देखो तो आपको A का 3 कहाँ पे मिलेगा, आपको जो है C और D में मिल रहा है, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम लुडेन की बात करें तो लुडेन की जो किताब है वो है एन एग्रेरियन हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है, एन एग्रेरियन हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। तो ये भी आपको देखो कॉमन मिल गया। यहाँ पे जो है क्वेश्चन भी मुश्किल और ऑप्शंस में भी उन्होंने कंफ्यूज कर दिया। इसके बाद हम आते हैं डेविड पेज, डेविड पेज की किताब है प्रील्यूड टू पार्टीशन, और C.A. वैली की है दी लोकल रूट्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। इस हिसाब से जो है आपका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। एक बार फिर से जो है आप इसको मैच करके देख सकते हैं। तो आप अगर मैच करके देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, डेविड आर्नोल्ड दी कांग्रेस इन तमिलनाडु, डेविड लुडेन दी एग्रेरियन हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, डेविड पेज प्रील्यूड टू पार्टीशन, एंड C.A. वैली दी लोकल रूट्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स इलाहाबाद। ठीक है, इसको जो है अच्छे से नोट कर लीजिएगा कहीं पर। इस तरह के कंटेंट आपको बहुत सारे जगहों पे नहीं मिलेंगे, और जो कंटेंट हम आपको ला करके दे रहे हैं ना, ये आपको वो क्वेश्चंस ला करके दे रहे हैं जो सच में आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। आसान भी क्वेश्चंस होंगे और मुश्किल भी होंगे, लेकिन मुश्किल प्रश्नों से भागना नहीं है बल्कि उसे तैयार करना है। अब आपके लिए जो अगला प्रश्न आपके सामने है, इसमें पूछा जा रहा है कि ऋग्वेद में पंचजन किससे द्योतित करता है, यानी इसमें से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए में देखो आर्यों की 5 जनजातियां, ऑप्शन बी में है अनार्यों की 5 जनजातियां, या ऑप्शन सी में एक गांव के 5 मुखिया, या फिर डी ऑप्शन 5 गांव के मुखिया। ओके, और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते रहिए। जो भी लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं लिख रहे हैं लेकिन ज़्यादातर जो है लिख रहे हैं, तो आप अगर लिखते रहेंगे आपकी तैयारी बेहतर होती रहेगी। आप करके तो देखिए, मज़ा आ जाएगा आपको। ओके, तो देखिए इसमें से आपको बताना है इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनार्यों की 5 जनजातियां। ठीक है, तो चलते हैं इसके बाद में। एक मिनट, थोड़ा सा शायद मिस्टेक हो गया, इसमें नहीं, आर्यों की, इसको ऐसे कर लें, आर्यों की 5 जनजातियां। ठीक है, आइए अब हम जो है ऑप्शंस में देखते हैं, व्याख्या में वो 5 जनजातियां भी समझेंगे कौन सी 5 जनजातियां हैं। तो ऑप्शन ए में आप देखेंगे ये लिखा हुआ है आर्यों की 5 जनजातियां। तो ऋग्वेद में पंचजन आर्यों की 5 जनजातियों को द्योतित करता है। वो 5 जनजातियां कौन कौन सी हैं? एक है अनु, ठीक है, दूसरी है ध्रुव, तीसरी है पुरु, और चौथी है तुर्वसु, और 5वीं है यदु। देखिए, ये अगर आपको यहाँ याद नहीं करना है लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में बैठा लेना है। अगर एक बार आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई तो फिर आप समझ लीजिए ये आपको उस समय जब आप पेपर में बैठे होंगे ना, और वहाँ कहीं आ गया कि इसमें से कौन सी एक आर्यों की जनजाति नहीं है, ऐसे प्रश्न में जैसे ही आपको जो है ऑप्शन दिखेंगे आप समझ जाएंगे, आपको याद आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप लिख लेते हैं तो ये तो सोने पे सुहागा होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके लिए है कि कृषि को बढ़ावा देने के लिए कितने कारणों का ऋग्वेद में उल्लेख है। आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 7। और आपने भी अपना आंसर डाल ही दिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि 4। आइए व्याख्या से हम पढ़ के देखते हैं। तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 4, वो 4 कौन कौन से हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो ऋग्वेद में कृषि को बढ़ावा देने के लिए मुख्यतः 4 कारण उल्लेखित हैं। वो कौन कौन से हैं? एक है कृष, दूसरा है ऊर्ध्वर, तीसरा है धान्य, चौथा है वृष्टि, और 5वां है ध्यातव्य। ऐसे पढ़ाई होती है। अगर आपने सच में ऐसे पढ़ाई कर ली ना, समझ लो आपकी तैयारी पक्की। ठीक है, और ये तैयारी हम करवाएंगे, आप निश्चिंत रहिए, हम करवाएंगे।
चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसके साथ साथ एक डेटा आपको और देते हैं। तो यहाँ पर जो है ऋग्वेद में इस प्रकार कुछ 24 श्लोकों का जिक्र है जो कृषि से संबंधित हैं, ये भी आप याद कर लीजिए। आगे प्रश्न नंबर 9 पर आ गए हम लोग। भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला राजा कौन था? ऑप्शन ए में दिया हुआ है कुजुल फिशिस, ऑप्शन बी में है भीम फिशिस, ऑप्शन सी में है कनिष्क और ऑप्शन डी में चंद्रगुप्त। आप एक चीज जरा बताइए, ये तीनों के तीनों जो हैं शासक ये एक ही वंश के हैं। आप इनके वंश का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर दें, ठीक है। तो देखिए, और ये तो चंद्रगुप्त तो गुप्त शासक हैं। इसमें से जो है किसने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे, आपको बताना है। और इसमें से जो करेक्ट उत्तर होगा वो क्या है? वो है ऑप्शन नंबर बी, भीमकर्णफिशिस, ठीक है। अब तक आपने कमेंट में वो लिख दिया होगा जो मैंने आपसे पूछा था, क्योंकि यहाँ पर व्याख्या में आपको उस राजवंश का नाम मिल जाएगा। तो देखिए, भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला जो राजा है वो है भीमकर्णफिशिस, यानी ऑप्शन नंबर बी जो मैंने आपको बताया था ये सही आंसर है। आइए तो देखिए, भीमकर्णफिशिस कुषाण वंश का शासक था। ये तीन के तीनों ही कुषाण वंश के शासक हैं और ग्रेट शासक हैं, जिसमें से कनिष्क फर्स्ट जो है, जिसका ऑप्शन सी में नाम लिखा हुआ था, ये तो सबसे महान है इसमें से। तो यहाँ पे भीमकर्णफिशिस ने सबसे पहले स्वर्ण सिक्कों के और साथ साथ तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया था। और दूसरी चीज, इसके सिक्के जो हैं ये इन चीजों के लिए भी जाने जाते हैं। इसमें जो है शिव, नंदी और त्रिशूल ये भी इसने जो है अंकित करवाए थे। ये प्रश्न भी पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस राजा ने सर्वप्रथम संस्कृत में एक विस्तृत अभिलेख जारी किया था? आपको बताना है कि इसमें से किस राजा ने सर्वप्रथम संस्कृत में एक विस्तृत उल्लेख जारी किया था। ऑप्शन ए अशोक, बहुत सारे स्तंभ लेख, गुहा लेख, ठीक है, इनके मिलते हैं। रुद्रदामन, इनका जो है एक ही लेख मिलता है। खारवेल, इनका भी लेख मिलता है एक ही। और गोंडोफर्निस। अब आपको बताना है इसमें से संस्कृत में किसने जारी किया था, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रुद्रदामन, ठीक है। आइए इसके बारे में और थोड़ा सा व्याख्या में समझ लेते हैं। देखिए, संस्कृत में पहला विस्तृत अभिलेख जारी करने वाला राजा कौन था? वो था रुद्रदामन, जो कि शक शासक के रूप में जाना जाता है। और इस अभिलेख को जो है 150 ईस्वी में कठियावाड़ में स्थापित किया था रुद्रदामन के द्वारा, इसको लिखवाया गया था। और रुद्रदामन ने मौर्य कालीन में बनी सुदर्शन झील, जो कि टूट चुकी थी, छितबित हो चुकी थी, उसको जो है दोबारा से उसका पुनरुद्धार कराया था। रुद्रदामन इस चीज के लिए भी जाने जाते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा पद गुप्त काल में प्रयुक्त पद भुक्ति, याद रखिएगा भुक्ति, भुक्ति को द्योतित करता है, यानी इनमें से कौन सा भुक्ति को रिप्रेजेंट करता है? अब आप ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए में है प्रांत, ऑप्शन बी में जनपद, ऑप्शन सी में नगर परिषद और ऑप्शन डी में ग्राम, ठीक है। और आप देखिए इसका जो है करेक्ट उत्तर क्या होगा? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन ए, प्रांत, यानी भुक्ति जो है वो प्रांत को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। अब इसको व्याख्या में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, गुप्त काल में प्रांत को अवनी कहा जाता था, ठीक है, और उसी को भुक्ति भी कहा जाता था। भुक्ति के शासक को डांडिक कहा जाता था, जिसकी नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाती थी। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ऐसे मत समझिएगा, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो है उपयुक्त पद प्राय राजा या राजकुल से संबंधित लोगों को ही प्रदान किया जाता था, जैसे राजकुमार वगैरह होते थे, वही प्रांतपति बनाए जाते थे। भुक्ति के शासक की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट, ऐसी ऐसी जानकारियां हम आपको देंगे ना, अगर आप जो है तैयारी कर रहे हैं, आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए, डायरेक्ट आंसर भी आपको बताए जा सकते थे बिना सिर्फ ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन डी सही है, इससे जो है व्याख्या नहीं हो पाती। फिर भी हमने कम व्याख्या की है। अगर मेरा बस चले तो एक ही प्रश्न में जो है सारे उन्हीं वंश के जो है सभी शासक बता दें, उनके द्वारा लड़े गए युद्ध बता दें, लेकिन इस प्रकार क्या होगा, हम 2 ही 3 प्रश्नों को कर पाएंगे, लेकिन लिमिटेड व्याख्या आपको जरूर दी जाएगी। अब एक बड़ा प्रश्न आपके सामने है। इस तरह के प्रश्न बहुत परेशान करते हैं, ये समझ लीजिए। अब इस प्रश्न को हम सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, इसमें लिखा हुआ है निषाद जो मूलतः आदिवासी थे, बौद्ध मतावलंबियों के लिए अछूत थे,
मनोवृत्ति से साम्य रखते थे। ठीक है, आपको बताना यह है कि कथन सही है या फिर कारण सही है, या फिर कथन और कारण दोनों सही है, या फिर दोनों ही गलत हैं। ये प्रश्न काफी मुश्किलें देते हैं, लेकिन ये प्रश्न आप तभी कर सकते हैं जब आपको कंसेप्ट क्लियर हो। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो देखिए क्या बताते हैं, निषाद जो मूलतः आदिवासी थे बौद्ध मतावलंबियों के लिए अछूत थे, मनोवृत्ति से साम्य रखते थे। अब आप कारण देखिए, ये आरंभिक ब्राह्मणीय विधि निर्माताओं की साम्य नहीं रखते थे, ये आपके लिए कारण हो गया। अब आपको बताना इसमें से सही आंसर क्या है। ऑप्शन ए में क्या देते हैं, तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, तो विधि निर्माताओं की साम्य नहीं रखते थे या रखते थे, आप समझिए। ऑप्शन बी है एक ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन सी में है ए तथा आर दोनों सही नहीं है। देखिए ऐसे लिख देते हैं, दोनों सही नहीं है, तो ये जो नहीं शब्द है ना, ये बहुत कंफ्यूज करता है, इस पे ध्यान देना। और डी है ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अब आप बताइए इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए इसमें जो है, ये जो है आपका, ये तो आपका बिल्कुल सही है, परंतु आर जो है वो सही नहीं है। आइए इसको व्याख्या से हम समझ लेते हैं। तो देखिए, निषाद आदिवासी बौद्ध मतावलंबियों के लिए अछूत थे, बात सही है। निषादों का मुख्य कार्य शिकार था, इसलिए वो उनके लिए अछूत थे, जिससे जीव हिंसा होती थी। बौद्ध धर्म में हिंसा निषिद्ध है, जानकारी अच्छे से है। और बौद्ध धर्म आरंभिक ब्राह्मणीय विधि निर्माताओं के मनोवृत्त से साम्य नहीं रखता था। ठीक है, इस प्रकार आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही होता है। अब देखिए अगले चलते हैं। अरे वाह, एक और क्वेश्चन वैसा ही मिल गया आपको। तो देखिए क्वेश्चन है, ईसा काल की प्रथम 5 शताब्दियों में मलय उपद्वीप में भारतीयों ने अनेक राज्य की स्थापना की। ठीक है, सही लग रहा है। अच्छा, इस पे चलते हैं। कारण, पुरातात्विक अवशेषों से समृद्ध भारतीय उपनिवेशों के अस्तित्व का संकेत नहीं मिलता है। बताइए इसमें क्या है। तो क्या हमें पुरातात्विक जो अवशेष मिले हैं, क्या उससे हमें इस प्रकार का कोई संकेत मिलता है या नहीं मिलता है। तो इसका जो करेक्ट उत्तर रहेगा वो है आपका ऑप्शन नंबर क्या है, यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए, यानी ए सही है परंतु आर गलत है। हमें पुरातात्विक अवशेषों से इनके बारे में जानकारियां मिलती हैं। तो देखिए व्याख्या में आ जाते हैं। इसकी व्याख्या नहीं है क्योंकि शायद जरूरत नहीं है, इसलिए व्याख्या मैंने इसमें नहीं ली है, क्योंकि उसी से क्लियर हो जा रहा है। चलिए आगे आते हैं। निम्नलिखित को काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। मुश्किल सा सवाल, ठीक है, लेकिन हम आसानी से पढ़ लेंगे। अब देखिए, इनमें से बताना है, इनमें से सबसे पहले कौन आया, श्रीहर्ष, माघ, भारवी, भट्टी। इनमें से पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। तो आपको इसमें से समझ आ रहा होगा कि भट्टी जो है ये सबसे पहले आए। ऑप्शन देखिए, अरे सही हो गया यहीं से, ठीक है। लेकिन चलिए हम इनके जो है पूरे के पूरे काल को पढ़ते हैं। इस हिसाब से आपका ऑप्शन डी जो है यहीं से सही दिख रहा है। चलिए देखते हैं। देखिए भट्टी जो है ये 6ठी शताब्दी पूर्वार्ध में, ठीक है, इनका ये रहे थे। और माघ की बात करें तो ये जो है 675 ईस्वी के आसपास इनका उल्लेख होता है, यानी 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। और भारवी जो है वो 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध और 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इनका उल्लेख मिलता है। और श्रीहर्ष जो है यहाँ पर 12वीं सदी में इनका जिक्र होता है, यानी कि सबसे अंत में। तो इस हिसाब से जो है आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या होता है, तो करेक्ट आंसर है आपका 4321, यानी भट्टी, इसके बाद जो है भारवी, इसके बाद माघ, इसके बाद श्रीहर्ष। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए प्रश्न नंबर 15 पे आ चुके हैं हम लोग। निम्नलिखित को काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। इसमें भी आपको वही करना है कि पहले कौन आया और बाद में कौन आया। तो आपको इसमें जो मिलेगा, पहले लिखा है धर्मपाल का नाम, फिर मिहिरभोज का नाम, फिर महेंद्रपाल का नाम, फिर वत्सराज का नाम। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है सही उत्तर क्या है। तो देखिए इन सभी में हमें पता लग रहा है कि धर्मपाल जो है वो पहले आते हैं। ठीक है, और धर्मपाल के बाद कौन आएंगे, जल्दी से बताइए, और इसका आंसर क्या होगा। तो हम पहले देखते हैं धर्मपाल, यानी धर्मपाल को लेके ऑप्शन सी में हमें मिलता है सबसे पहले, यानी कि यहीं से हमारा आंसर सही हो जाता है। धर्मपाल के बाद
शासक बनते हैं यानी कि 4, और उसके बाद जो है आपके मिहिर भोज ये और फिर उसके बाद जो है अलग वंश है, और फिर उसके बाद जो है लास्ट में महेंद्रपाल। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या ले लेते हैं। तो देखिए धर्मपाल जो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी के आसपास रहते हैं, गोपाल के उत्तराधिकारी थे एवं पाल वंश के सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में धर्मपाल प्रसिद्ध हैं। शासक वत्सराज का शासनकाल धर्मपाल के बाद आता है, तो ये उनके बाद सीधे हो गए। ऐसे आपको जोड़ना पड़ेगा, सब कुछ आए जरूरी नहीं है, लेकिन जो आए उसका सही इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। हम है ना सिखाने के लिए, हम सिखाएंगे आपको, डोंट वरी। जबकि प्रतिहार वंश की बात करें तो इसका सर्वाधिक शक्तिशाली शासक जो है प्रतापी राजा मिहिर भोज हैं। ठीक है, हालांकि ये दोनों के दोनों वंश एक साथ ही जो है कर रहे थे, एक साथ ही विकसित थे, एक साथ ही इनकी लड़ाइयां भी हो रही थी आपस में। ठीक है, वही जो त्रिपाठी युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन प्रतिहार वंश के शासक मिहिर भोज जो है ये बाद में आते हैं, और उसके बाद जो है महेंद्रपाल जो है इसके बाद में आते हैं, और इनके जो है दरबार में राजशेखर जो प्रसिद्ध कवि हैं, लेखक हैं, वो रहते थे। चलिए देखिए, साथ साथ में ये सब भी पता लग गया। अब अगला प्रश्न भी ऐसा ही है। ठीक है, ऐसे ऐसे प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जो आपकी दिमाग की बत्ती खोल दें। ठीक है, जुड़े रहिए। अच्छा, गणतंत्र, और पूरा वीडियो अगर देखोगे ना तभी फायदा होगा, थोड़ा सा देख के छोड़ दिया ना कोई फायदा नहीं। पढ़ाई करनी है तो ऐसे करनी होगी। ठीक है, मैच करते हैं। देखिए गणतंत्र, तो गणतंत्र की अगर हम बात करें, और ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं इस प्रकार, रुद्रदामन, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, कपिलावस्तु, गंगेई मैदान। तो गणतंत्र जो है यहाँ पर कब रहे थे, तो हमें पता है कि महावीर और गौतम बुद्ध के समय पर गणतंत्र का यहाँ पर निर्माण था, या गणतंत्र अस्तित्व में हुआ करते थे। तो ये क्या हुए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास, जब महावीर गौतम बुद्ध का समय था। ठीक है, तो ए का टू जल्दी से देखो, ए का 2 आपको ऑप्शन ए में मिल रहा है, बी में मिल रहा है, डी में मिल रहा है, यहां से सॉल्व नहीं हुआ। एक और हमें देखना पड़ेगा, तो मुझे लगता है गिरनार अभिलेख आसान रहेगा, है ना। गिरनार अभिलेख, मुझे तो देखो सारे के सारे आंसर पता है, और क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूं तो डेफिनेटली स्टडी करके ही बना रहा हूँ। बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूँ मैं ये बात, कि वीडियो बना रहा हूं तो स्टडी करके ही बता रहा हूँ, तो मुझे तो आंसर आते ही होंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आपको कैसे करने हैं। तो मुझे लगता है गिरनार जो है आसान रहेगा। तो गिरनार अभिलेख जो है रुद्रदामन का है, जो अभी हमने पीछे पढ़ा था गुजरात के अंदर, कठियावाड़ जिले के अंदर। ठीक है, जिसने सुदर्शन झील का भी पुनर्निर्माण करवाया था, शक शासक था। ठीक है, तो ये इसके साथ मैच हो जाएगा, यानी कि सी का 1। अब आप जरा देखो, सी का 1, ये रहा C1, बी में है और सी में है। ठीक है, पर सी तो हम पहले ही काट चुके हैं, सी तो हम पहले काट चुके हैं, यानी यहां से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा है। उत्तरी काली पॉलिश्ड वेयर, ये जो है गंगेई क्षेत्र से हमें मिले हैं, गंगा के क्षेत्र से। ठीक है, तो इसका देखो क्या इसमें जो है बी में बी का 4 आ रहा है, यस आ रहा है, और शाक्य जो है ये कपिलावस्तु से मैच करेगा, यानी कि डी का अगर हम देखें इसमें 3, डी का 3 बिल्कुल। तो ये आपका जो है मैच हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा मुझे पता है, लेकिन पढ़ने वालों को ही अच्छा लग रहा होगा। चलिए आगे जो है ये व्याख्या में हम समझ लेते हैं। गणतंत्र जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से है, उत्तरी कालिस पॉलिस्फेयर जो है गंगेई मैदान, गिरनार अभिलेख, रुद्रदामन, शाक्य, कपिलावस्तु, मैच हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तारीख ए फिरोज शाही का लेखक कौन है, 1 लाइन आंसर। तारीख ए फिरोज शाही का लेखक कौन है, ऑप्शन ए में है शमसे सिराज अफीक, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी मीर खुर्द, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। और करेक्ट आंसर है इसका जी हाँ, ऑप्शन ए। आप अधिकांश बच्चों को आता होगा, शमसे सिराज। ठीक है, आइए थोड़ी सी व्याख्या से भी समझ लेते हैं। तारीख ए फिरोज शाही का लेखक शमसे सिराज अफीक है। ये फिरोज शाह तुगलक के दरबारी इतिहासकार थे, इंपॉर्टेंट चीज, फिरोज शाह तुगलक के दरबार के इतिहासकार थे। जबकि अमीर खुसरो की रचना तुगलक नामा एवं किरान उस सादेन है, इसमें मैंने 2 ही लिए हैं, अदरवाइज और भी बहुत सारी रचनाएं इनकी हैं। और मोहम्मद तुगलक का कालखंड विवरण का उल्लेख ये करते हैं। और इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने जो अपनी खुद की आत्मकथा लिखी है उसका नाम है फुतुआते फिरोज शाही, याद रखिएगा, फुतुआते फिरोज शाही इनकी अपनी आत्मकथा है, फिरोज शाह तुगलक की रचना है ये। अगले प्रश्न पर अब हम हैं, आपको बताना है अमीर हसन आला सिज्जी द्वारा संकलित
कृति फवायद उल फुआद। फवायद उल फुआद नाम थोड़े से मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन याद तो करने ही पड़ेंगे ना। तो फवायद उल फुआद निम्नलिखित में से किसके डूइंग्स एंड सेइंग्स का अभिलेख है? ठीक है, डूइंग्स एंड सेइंग्स इंग्लिश वर्ड है, डूइंग्स एंड सेइंग्स का अभिलेख है। और आपके लिए ऑप्शन है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन बी शेख फरीदगंज शकर, ऑप्शन सी शेख सलीम चिश्ती, ऑप्शन डी शेख निजामुद्दीन औलिया। तो ये किससे संबंधित है? आप लोग समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर डी शेख निजामुद्दीन औलिया से संबंधित है। ठीक है, आइए चलिए इसकी व्याख्या में चलते हैं। और हमें पता लगता है कि अमीर हसन आला सिज्जी द्वारा संकलित है ये कृति फवाद उस फुआद नामक ग्रंथ। निजामुद्दीन औलिया की मजलिसें संकलित इसमें की गई हैं। इस ग्रंथ का मूल उद्देश्य औलिया के वचन एवं उनके द्वारा किए गए जितने भी जो है कार्य हैं उनका प्रकाशन करना, उनको संकलित करना। निजामुद्दीन औलिया भारत में चिश्ती संप्रदाय के एक प्रसिद्ध संत रहे हैं, एक महत्वपूर्ण संत रहे हैं। दिल्ली में जो है इनका अपना खानका रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है हम अगले प्रश्न पर हैं। और अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सूफी शब्दावली में विलायत का क्या अर्थ है? विलायत का क्या अर्थ है? ऐसे प्रश्न जो है ना घुमा के रख देते हैं। ऐसे प्रश्न जब आ जाते हैं, लेकिन सोचिए अगर आपको इनके प्रश्न के उत्तर आते हो तो चेहरे पे वो मुस्कुराहट आएगी उस समय, और वो कॉन्फिडेंस आएगा, कितना अच्छा लगेगा। ठीक है, आपने भी ऐसा कभी महसूस किया होगा जब आप एग्जाम दे रहे हैं और एग्जाम देते समय जो है एज इट इज क्वेश्चन आपको मिल जाए। अब मान लीजिए यही मिल जाता है कि सूफी शब्दावली में विलायत का क्या अर्थ है। ये प्रश्न बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन उनके लिए जो सिटी टॉपर से जुड़े हुए नहीं हैं, जो सिटी टॉपर से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए विदेशी क्षेत्र, ऑप्शन बी मुखिया का क्षेत्र, ऑप्शन सी आध्यात्मिक क्षेत्र, ऑप्शन डी जमींदार का क्षेत्र। और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अरे भैया सूफी से बात की है तो क्या होगा? देखिए आध्यात्मिक क्षेत्र, ये इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आइए व्याख्या से थोड़ा समझ लेते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। सूफी शब्दावली में विलायत का अर्थ ऐसे निजी आध्यात्मिक क्षेत्र से है जहां सूफी संत आराधना करते हैं अथवा जहां वे साधनात्मक क्रियाओं को अंजाम देते हैं। ठीक है, आप लोग फिर बताएंगे, मेरी तरफ मत देखो, स्क्रीन की तरफ देखो, आंसर वहां पे मिल रहे हैं, क्योंकि मैं तो जो है लैपटॉप से आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ और स्क्रीन पे आपको वही सारी चीजें दिखा रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो देखिए ध्यातव्य है कि सूफियों के निवास स्थल को खानका कहते हैं। अरे बहुत आसान सा सवाल है, मालूम होगा आपको, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर अब हम हैं। अगला प्रश्न है कि राज तिलक के तुरंत पश्चात जहांगीर द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों में 10वां अध्यादेश किससे संबंधित है? पड़ गए ना मुश्किल में, है ना? तो देखिए 10वां अध्यादेश किससे संबंधित है आपको बताना है। और आपके लिए जो है ऑप्शन है, ऑप्शन ए में लिखा है उसके साम्राज्य के में शराबबंदी से। ये चीज आपको पता है, इसने भी जो है शराबबंदी की थी, जबकि खुद एक बहुत बड़ा जो है नशेबाज था, नशेड़ी था। ठीक है, अच्छा देखिए जागीरदारों के क्षेत्र से संबंधित है, या फिर राज्य की बीमार जनता को राज्य के खर्च पर इलाज करवाने से संबंधित है, या फिर ऑप्शन डी में लिखा है किसी के घर पर दूसरे व्यक्ति द्वारा जबरदस्ती अधिकार जमाने से रोकने पर है। ये तो अभी भी हमारे यहाँ पे बहुत होता है ना, किसी कमजोर व्यक्ति है उसकी जमीन पर कब्जा कर लेना। ठीक है, इंक्रोचमेंट बड़ा कॉमन है, उस समय पर भी हुआ करता होगा। ठीक है, तो उससे बचाना। अब आप बताइए इसमें करेक्ट आंसर क्या है? आप लोग अपने कमेंट्स में आंसर्स जरूर लिख रहे होंगे। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हर एक आंसर आपको लिखना है। ठीक है, तो देखिए राज्य की बीमार जनता को राज्य के खर्च पर इलाज करवाना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है, तो व्याख्या में समझ लेते हैं। जहांगीर द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों में उसका 10वां अध्यादेश है, ये मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया, ऐसे 10वां अध्यादेश है ये। और ये दीनों और असहायों के चिकित्सा के लिए सरकारी औषधालय की स्थापना से संबंधित था। विदित है कि नवंबर 1605 में आगरा के किले में अपने राज तिलक के समय जहांगीर ने बादशाह गाजी की उपाधि धारण की। ये देखिए, ये याद रखिएगा 1605 में ही अकबर की मृत्यु होती है और ये अगले बादशाह बनते हैं। और राज्य अभिषेक के अवसर पर 12 राज आज्ञाएं जारी करवाई थी। कब करवाई थी? राज्य अभिषेक के अवसर पर, जिनमें से जो है 10वीं राज आज्ञा जो है वो सरकारी अस्पतालों से संबंधित है।
और इन्हें जो है आईने जहांगीरी कहा जाता है। जो इन्होंने राज आज्ञा उस समय जारी करवाई थी उन्हें आईने जहांगीरी कहा जाता है। इसके बाद अब प्रश्न नंबर 21 है आपके सामने। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद की नींव किसने रखी थी? ऑप्शन ए में सम्राट शाहजहां, ऑप्शन बी महावत खान, ऑप्शन सी इस्लाम खान, ऑप्शन डी सम्राट औरंगजेब। ये प्रश्न देख के तो मुस्कुराहट आ गई होगी। ये देखिए बड़ा ही आसान सा प्रश्न है और बहुत बच्चों वाला प्रश्न है, लेकिन करना पड़ेगा, आसान भी करने पड़ेंगे, क्योंकि आसान अगर गलत हो गए तो सिलेक्शन से बाहर हो गए फिर। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि सम्राट शाहजहां। आइए थोड़ी सी व्याख्या भी समझ लेते हैं। तो देखिए दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद की नींव शाहजहां ने 6 अक्टूबर 1650 में रखी थी। ठीक है, ये आसान नहीं है ना, ये आसान नहीं है। ये आपको जो है ध्यान रखना है 1650 में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये डेट आपको ध्यान रखनी है, जिसका निर्माण 1656 में पूरा हो जाता है। कब हो जाता है? 1656 में। अच्छा, ये मस्जिद पूर्णतया लाल बलुआ पत्थर की बनी हुई है, यानी कि रेड सैंडस्टोन की बनी हुई है। मस्जिद के एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। इसके चारों ओर 4-4 मंजिल की मीनारें भी बनी हुई हैं। ठीक है, जिसने देखा होगा वो एकदम से सब समझ गया होगा। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, अमीन के पद का सृजन किसने किया था? अमीन का पद था क्या? तो ये कृषि या फिर हम समझें कि कर वसूली के लिए एक पद था। किसका काम क्या था? कर वसूलने के लिए एक पद था। वसूली ऐसे करके लिख ले, समझ गए होंगे आप लोग। ओके, तो क्योंकि जो है डिजिटल पेन से लिख रहे हैं इसलिए उतना अच्छा नहीं हो पाया। ओके, देन इसके बाद फिरोज शाह तुगलक या अकबर, जहांगीर या फिर शाहजहां, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां। ठीक है, तो देखिए इसको हम थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लेते हैं। अमीन के पद का सृजन मुगल शासक शाहजहां ने किया था। प्रत्येक परगने में राजस्व के निर्धारण के लिए अमीन की नियुक्ति की गई थी, और अमीन जो है यहाँ पर क्या करता था? कर वसूलने का यानी राजस्व निर्धारण का कार्य किया करता था। सिकदार परगने का मुख्य अधिकारी होता था। ठीक है, और परगने का खजांची फौजदार कहलाता था। ठीक, ओके, अगले प्रश्न पर अब हम लोग हैं, और ये प्रश्न फिर आपके लिए जो है एक बड़ा प्रश्न है, ध्यान से आपको करना है। देखिए, उत्तरी भारत के अंतिम महान सम्राट के रूप में वे भारतीय इतिहास में पृथ्वीराज तृतीय के नाम से अप्रतिम स्थान रखते हैं। पहली चीज, ये बात तो बिल्कुल सही लग रही है ना। अच्छा, आप बताएंगे क्या सही है क्या गलत है, और इसका कारण बताते हैं। हमें पता है कि समसामयिक स्त्रोतों में इस बात का साक्ष्य मौजूद है। अब बताइए आपका जो है इसमें उत्तर क्या होगा। और अगर हम देखें तो इसमें उत्तर में आपको क्या दिखेगा? मुझे लगता है दोनों के दोनों सही है कि नहीं? तो आपका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। चलिए व्याख्या में देखते हैं। जी हाँ, डी सही है। उत्तरी भारत के अंतिम सम्राट के रूप में हम भारतीय इतिहास में पृथ्वीराज तृतीय को देखते हैं, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने भारत में इस्लाम धर्म के प्रसार को रोका था, और समसामयिक स्त्रोतों में इस बात का साक्ष्य उपलब्ध भी है। सो ज्ञातव्य है कि पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी के बीच में 2 तराइन के युद्ध हुए थे। एक तो मैंने लिखा हुआ है इसमें 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। अब आप दूसरा तराइन के युद्ध की ईयर भी कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दें। चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए, और ये जो है राजवंश और उनकी राजधानियों से संबंधित है। अब आप इसमें ध्यान देंगे। देखिए क्या क्या दिया गया है इधर? निजाम शाही, कुतुब शाही, इमाम शाही, आदिल शाही। इधर इनकी राजधानियां गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर और बरार। आपको इसके साथ मैच करना है। तो आप देखेंगे इसको, आपको सबसे आसान क्या लगता है? मुझे लगता है कुतुब शाही गोलकुंडा से अगर आप मैच करेंगे तो ये सबसे आसान है, यानी कि बी का ए। अब आप इसमें देखिए, बी का ए यानी कि ये रहा बी, और बी का फर्स्ट ये रहा। तो इसमें जो है आपको ऑप्शन नंबर ए में ही केवल दिख रहा है, यानी कि फिर यही सही होगा। अब देखिए इसके बाद जो है अगर हम आदिल शाही की बात करें तो आदिल शाही जो है ये किसके साथ मैच हो जाएगा? तो आदिल शाही जाएगा बीजापुर के साथ। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे तो ये मैच हो गया। अब हम इसको व्याख्या में देख लेते हैं। तो निजाम शाही जो है वो अहमदनगर, कुतुब शाही जो है गोलकुंडा, इमाम शाही जो है बरार, और आदिल शाही बीजापुर। ठीक है, मैच हो गया आपका। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ, शायद मैंने इसमें थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी। अगर हम इसको मैच करें तो निज़ाम शाही को अगर हम मैच करेंगे तो निज़ाम शाही आपका जाएगा ये अहमदनगर में, और इमाम शाही आपका जाएगा बरार में।
अब ठीक है, अब क्लियर होगा। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो है एक तरफ सम्राट के नाम लिखे हुए, एक तरफ उनके समय पर सूबे की संख्या लिखी हुई है। तो देखिए अकबर के समय पर जो है कितने सूबे थे, 15 बता रहे हैं, जहांगीर के समय पर 17, शाहजहां के समय पर 22, औरंगजेब के समय पर 24। तो सबसे ज्यादा औरंगजेब के समय पे थे, नो डाउट, पर इसमें से बताना है गलत कौन सा है। तो इसमें से जो गलत है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। शाहजहां के समय पे 22 नहीं थे जबकि 18 थे। ठीक है, आइए व्याख्या में देख लेते हैं। तो अकबर के समय पे 15 सही है, जहांगीर के समय पे 17 सही है, औरंगजेब के समय पे 24 सही है और शाहजहां के समय पर थे 18। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार जो है हमने अपने आज के वीडियो में इन 25 प्रश्नों को पूरा कर लिया है और आगे भी आपको ये देते रहेंगे। बस अब आपका काम है अच्छी से पढ़ाई करना और चैनल को प्रमोट करना। अपने सभी दोस्तों में इसे पहुंचा जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल जो है आपको अभी फिलहाल हिस्ट्री से जुड़े हुए एक भी प्रश्न में पीछे नहीं रहने देगा। तो द सिटी टॉपर परिवार के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय।